नमस्कार। जरा सोचिए कि आने वाले वक्त का मतलब 19 मार्च 2026 से जो एक नया ब्रह्मांडीय चैप्टर शुरू हो रहा है, उसका नाम पहले से ही तय हो, और वो नाम है रौद्र, यानी गुस्सा, क्रोध। आज हम वैदिक ज्योतिष की नजरों से विक्रम संवत 2083 को डिकोड करेंगे और ये समझेंगे कि ज्योतिषी इसे रौद्र वर्ष आखिर कह क्यों रहे हैं। देखिए, इस नए संवत्सर का तो नाम ही अपने आप में काफी कुछ कह देता है। रौद्र मतलब उग्र या प्रचंड। और ये कोई ऐसी रैंडम नाम नहीं है। ये दरअसल उस साल के ग्रहों की ऊर्जा का, एनर्जी का एक सीधा सीधा आईना है, जो एक बहुत इंटेंस और बड़े बदलाव वाले दौर की तरफ इशारा कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस कॉस्मिक मेगा चेंज का मतलब क्या है। इसे समझने के लिए हमें कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे चलना होगा और उस खगोलीय कैबिनेट से मिलना होगा जो पूरे साल के फैसले लेने वाली है। अच्छा, इस साल की जो ये सरकार है ना, इसमें सबसे पहले जो चीज ध्यान खींचती है वो है इसका कंसंट्रेशन। आप सोचिए, सारी की सारी ब्रह्मांडीय शक्ति सिर्फ 4 ग्रहों के हाथ में है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी सरकार में बस एक बहुत छोटा सा इनर सर्कल हो और सारे फैसले वही ले रहा हो। ये एक बहुत बहुत रेयर सिचुएशन है, जो ये बताती है कि फैसले तेज होंगे और बहुत निर्णायक होंगे। तो ये रही 2083 की एस्ट्रोलॉजिकल कैबिनेट। अब पहली ही नज़र में देखिए, गुरु यानी बृहस्पति के पास राजा और फाइनेंस मिनिस्टर जैसे कितने बड़े बड़े पद हैं। और सबसे अहम मतलब जो मिनिस्टर का पद है, जो सारे एक्शन को जमीन पर उतारेगा, वो मिला है मंगल को। बस यही जोड़ी है जो हमें इस साल के मेन टकराव का पहला हिंट दे देती है। अब इस कैबिनेट को जो चीज वाकई में दिलचस्प बनाती है, वो सिर्फ ये नहीं कि इसमें कौन कौन है, बल्कि ये भी है कि कौन नहीं है। देखिए, सत्ता के प्रतीक सूर्य और लग्जरी और डिप्लोमेसी के ग्रह शुक्र इस साल पूरी तरह से कैबिनेट से बाहर हैं। उनकी कोई भूमिका ही नहीं है। इसका असर बहुत गहरा पड़ेगा। सोचकर देखिए, जब ट्रेडिशनल पावर और कंफर्ट को साइडलाइन कर दिया जाए तो होता क्या है। तो इस पूरे साल की कहानी जो है ना, वो इन दो किरदारों के रिश्ते पर ही टिकी हुई है। राजा और उनके मंत्री। इनकी आपस की केमिस्ट्री कैसी है, इनका तालमेल कैसा है, या फिर इनके बीच टकराव कैसा है, यही दुनिया भर में होने वाली घटनाओं की दिशा तय करेगा। सरकार के मुखिया तो राजा गुरु हैं, लेकिन वो सिर्फ एक रूलर नहीं है। उनके पास फाइनेंस, फसलें और तो और मेटल्स और जेम्स जैसी 3 और इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे देश का प्रधानमंत्री ही रिजर्व बैंक का गवर्नर भी हो, कृषि मंत्री भी हो और माइनिंग मिनिस्टर भी। मतलब कंट्रोल का ये लेवल उन्हें बेहिसाब ताकत देता है। अब गुरु का स्वभाव क्या है? गुरु का शासन मतलब स्थिरता, ज्ञान, न्याय। उनके प्रभाव से आप देखेंगे कि पारंपरिक निवेश जैसे सोना या प्रॉपर्टी, इनको बढ़ावा मिलेगा, और साथ ही दुनिया भर में एक तरह की स्पिरिचुअल जागृति की लहर भी देखने को मिल सकती है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो यहीं पर आता है। जो मंत्री का पद है, यानी वो पावर जो राजा के आदेशों को लागू करेगी, वो मिला है राशि चक्र के सबसे आक्रामक, सबसे एक्शन ओरिएंटेड सेनापति मंगल को। सेना, पुलिस और तुरंत एक्शन लेने की जो भी ताकत है, वो सब अब मंगल के हाथ में है। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि एक तरफ है राजा गुरु, जो ज्ञान, नियम और शांति चाहते हैं, और दूसरी तरफ है मंत्री मंगल, जो एक्शन, स्पीड और आक्रामकता के लिए जाने जाते हैं। यही वो बुनियादी टकराव है जो इस पूरे साल की कहानी को लिखने वाला है। लेकिन हम सब जानते हैं कि कोई भी सरकार सिर्फ राजा और मंत्री से तो चलती नहीं है ना? तो चलिए अब जरा ये भी देख लेते हैं कि इस ब्रह्मांडीय ड्रामे में कैबिनेट के जो बाकी मेंबर्स हैं, उनकी क्या भूमिका रहने वाली है। चंद्रमा को इस बार कुछ बहुत ही सेंसिटिव विभाग मिले हैं। एक तो वो मेघेश हैं, यानी मौसम के मंत्री, जो इशारा कर रहा है कि मौसम का मिजाज बड़ा गड़बड़ रहने वाला है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है दुर्गेश का पद। दुर्गेश का मतलब होता है दुर्ग का रक्षक, यानी एक तरह से आंतरिक सुरक्षा मंत्री। इसका सीधा मतलब है कि जनता की भावनाएं बहुत ज्यादा उफान पर रहेंगी और देश के अंदरूनी मामले, इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ी चीजें काफी सेंसिटिव हो सकती हैं। अच्छा, इसी बीच बुध यानी मर्क्यूरी, वो टेक्नोलॉजी, ट्रेड और कम्युनिकेशन में जबरदस्त तेजी लाएंगे। और वहीं स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर बैठे हैं शनि। वो भारी उद्योगों में, तेल की कीमतों में धीमे लेकिन बहुत गहरे और लंबे समय तक टिकने वाले बदलाव लाएंगे।
तो एक तरफ है तेजी से होता इनोवेशन और दूसरी तरफ है ढांचागत बदलाव। ये क्लासिक कॉन्ट्रास्ट हमें साल भर देखने को मिलेगा। तो अब जब हम सारे किरदारों को जान गए हैं तो चलिए अब कैलेंडर पर चलते हैं और देखते हैं कि साल भर में इनका ये खेल कैसे आगे बढ़ता है। और इस साल के बारे में एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट, इस साल में 12 नहीं बल्कि 13 महीने होंगे। ये जो एक एक्स्ट्रा महीना है जिसे अधिक मास कहते हैं, ये एक तरह से ब्रह्मांडीय पॉज बटन जैसा काम करेगा। ये कुछ साइकिल्स को लंबा कर देगा और घटनाओं की रफ्तार पर भी इसका असर पड़ेगा। ये टाइमलाइन तो साफ साफ दिखा रही है कि ये साल किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं होने वाला। आप देखिए, साल की शुरुआत गुरु के प्रभाव में कितनी शांत है, फिर अधिक मास की वजह से साल के बीच में एक ठहराव सा आता है, और फिर साल का अंत एक जबरदस्त आर्थिक उछाल के साथ होता है। मतलब ये लगातार उतार चढ़ाव वाला साल रहेगा। तो इस पूरे ब्रह्मांडीय सफर के बाद ये रौद्र नाम का साल हमें आखिर में सबसे बड़ी सीख क्या देता है? क्या है इसका फाइनल टेक अवे? देखिए, इस साल का जो सेंट्रल आइडिया है वो डरना या डराना नहीं है, वो संघर्ष नहीं बल्कि संतुलन खोजना है। ये एक तरह से एक चैलेंज है, एक पुकार है कि मंगल की जो आक्रामक ऊर्जा है, जो एक्शन है, उसे गुरु के ज्ञान और दूरदर्शिता के फिल्टर से गुजारकर एक सही दिशा दी जाए। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, ये जो ग्रहों की खींचतान है, ये वैश्विक स्तर पर कैसे दिखेगी? क्या ये साल ज्ञान और कर्म के बीच एक बैलेंस बनाने का मौका साबित होगा, या फिर ये सिर्फ टकराव और संघर्ष का साल बनकर रह जाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।